तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि साहित्यिक चोरी से किस तरह से हम बच सकते हैं। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप अपने समय का प्रबंधन करें। मैनेज योर टाइम। समय का प्रबंधन करेंगे तो आप अपना काम तसल्ली से टाइम पे पूरा कर पाएंगे और अपने सोर्सेस को अच्छे से मेंशन कर पाएंगे, कोट कर पाएंगे। जल्दबाजी में करेंगे तो साहित्यिक चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने स्रोतों पर नजर रखें। आप अपने जो ओरिजिनल सोर्सेज आपने प्रयोग में लिए हैं, अपने लेखन में, अपने रिसर्च कार्य में, अपने बुक लिखने के कार्य में, उनका एक रिकॉर्ड रखें, उन पर ध्यान रखें उनका, और उनको फिर आगे प्रयोग में लेंगे अपने लेखक के राइटिंग में। अपने विचारों को, जो आपके खुद के मूल विचार हैं उनको, और जो आप स्रोतों से विचार ले रहे हैं उनको अलग अलग रखें, ताकि जब आप लेखन का कार्य करें तो उनको कोट करने में आपको आसानी हो सके। जब दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहें कि कोई आपके सामान की या सामग्री की चोरी तो नहीं कर रहा है। और साहित्यिक चोरी करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि उसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है आपको निलंबन हो जाए, आपका पब्लिकेशन, जो आपका मिशन है कि आपका पेपर पब्लिश हो सकता है वो पब्लिश ही ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं। सबसे पहले साहित्यिक चोरी करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: समराइज, पैराफ्रेज एंड कोट। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। समराइज यानी आप जो भी स्रोत है, मूल स्रोत है, उसको संक्षेप में प्रस्तुत करें। तो संदर्भ हमेशा दें। जो भी आपका सारांश है, संक्षेप है, वो पाठ से छोटा होना चाहिए। बहुत सीमित उपयोग के साथ आप अपने शब्दों का प्रयोग करके समराइज करें। पैराफ्रेज करने के लिए आपके मूल स्रोत का संदर्भ देना है। आपके द्वारा उत्पादित जो मूल पाठ है, वो जो पाठ है वो मूल पाठ से छोटा या लंबा हो सकता है। आपके अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पर थियोसिस का प्रयोग ना करें। अपने हिसाब से सेंटेंस को तोड़े मोड़े नहीं, ग्रामेटिकल चेंजेस ना करें। उदाहरण के लिए या कोटिंग के लिए आपको मूल स्रोत का संदर्भ देना चाहिए। उत्पादित पाठ मूल पाठ की सटीक लंबाई है, यह सुनिश्चित करना चाहिए जब तक कि एलिप्सिस यूज नहीं किया गया है। अगर एलिप्सिस यूज कर रहे हैं तब तो आपका जो उत्पादित पाठ है वो मूल पाठ से छोटा हो सकता है। हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि एलिप्सिस क्या होता है। ये एक मूल सेंटेंस है, एक मूल वाक्य है। द सेरेमनी ऑनर्ड 12 ब्रिलियंट एथलीट्स फ्रॉम द कैरिबियन हु वर विजिटिंग द यूएस। ये एक मूल है और इसको एलिप्सिस यानी ये 3 बिंदी समान दूरी पर होती है, इसको एलिप्सिस कहते हैं। हमने इस सेंटेंस में एलिप्सिस यूज कर द सेरेमनी ऑनर्ड 12 ब्रिलियंट एथलीट्स, और ये एलिप्सिस यूज करके विजिटिंग द यूज कर दिया। सेंटेंस को हमने मूल सेंटेंस को, मूल वाक्य को छोटा कर दिया। तो ये जो फ्रॉम द कैरिबियन हूवर है उसको हमने यहाँ पे 3 डॉट या एलिप्सिस के द्वारा दर्शा दिया है। तो जो उत्पादित लाइन है वो मूल से छोटी हो गई है एलिप्सिस के प्रयोग से। उसके बाद आपको मूल लेखक के सटीक शब्दों का प्रयोग करना है। आप हमेशा कोटेशंस ऐड करें शुरू में या बाद में, और कोटेशन के चिन्ह लगाएं। जैसे कि वाक्यांश के उदाहरण पेश करते हैं तो उदाहरण के लिए बॉब जॉन्स के अनुसार, और ये 2 इन्वर्टेड कॉमा वाला कोटेशन लगा के आप लिख दें जो भी बॉब जॉन्स ने कहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बॉब जॉन्स ने कहा और कोटेशन साइंस, इन्वर्टेड कॉमास, और जो भी उन्होंने कहा वो वाक्य यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोटेशन करने के लिए एलिप्सिस का प्रयोग कर सकते हैं या कोटेशन साइन का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट में कैसे साइटेशन करते हैं, यानी हम जो पाठ लिख रहे हैं, अपना लेख लिख रहे हैं, उसमें कैसे साइटेशन करें। इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट और पैराफ्रेजिंग। अप्रत्यक्ष उद्धरण, प्रत्यक्ष उद्धरण और सारांश। अप्रत्यक्ष उद्धरण में तो देखिए जैसे एक लाइन है, मूल लाइन है, उसको हमने ऐसे लिखा: बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता की शर्म के प्रति असंवेदनशील है। और लेखक है जिम्बार्डो, और इन्होंने 1962 में ये लाइन दी थी। डायरेक्ट कोट है, जिम्बार्डो ने नोट किया कि बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता के प्रति असंवेदनशील है, ब्रैकेट में 62। और पैराफ्रेजिंग, कुछ शोधकर्ताओं ने देखा कि बच्चे इस बात से अनजान है कि उनके माता पिता को संकोची माना जाता है।
जिम्बार्डो 62। तो ये 3 तरह के कोट हैं, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और सारांश या पैराफ्रेजिंग। तीनों में ही हमने लेखक का नाम और सन दिया है, पब्लिकेशन जिस सन में हुआ उसको दर्शाया है। पुस्तक पाठ में साइटेशन करने के लिए हम पुस्तक, जर्नल, लेख में से उसका अंतिम नाम लेते हैं, पृष्ठ की संख्या लिखते हैं, और अगर लेखक नहीं है तो शीर्षक और लेखक का नाम लिखते हैं। अगर लेखक का नाम नहीं तो शीर्षक का नाम और पृष्ठ संख्या लिखते हैं। ऑनलाइन स्रोतों में हम कोष्टक में लेख का नाम लिखते हैं, लेख का शीर्षक लिखते हैं, कोष्टक में उसका अंतिम नाम लिखते हैं और लेख का शीर्षक लिखते हैं। और अगर आपको इनमें से लेखक का नाम नहीं पता, पब्लिकेशन का साल नहीं पता, तो हम सिंपली ये करते हैं कि कोष्टक जो भी हमने उदाहरण लिया है उसका हवाला देते हुए लास्ट में अंतिम नाम और जिस मैगजीन से लिया है उसका नाम इस तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अंतिम नाम और एनवाई टाइम्स पर न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया गया, इस तरह से भी हम कोट या साइट कर सकते हैं। वर्क साइटेड क्या होता है? वर्क साइटेड यानी रेफरेंसिंग, स्रोतों की एक सूची होती है जो आपके द्वारा पेपर के अंत में लिखी जाती है। तो आपने जो भी स्रोत काम में लिए हैं अपने लेख लिखते वक्त, उसको उसकी एक सूची, क्रमबद्ध सूची पाठ के या लेख के अंत में दी जाती है। तो जो पाठक आपका लेख पढ़ रहे हैं उनको सभी स्रोतों के बारे में पता चल जाता है जिनका आपने उस पेपर राइटिंग में उपयोग किया है। और ये सूची हमेशा वर्णमाला क्रम में यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। इसे बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसिंग भी कहा जाता है। वर्क साइटेड हमेशा रेफरेंसिंग में अलग अलग तरह के होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं, एमएलओ, शिकागो, एपीएस टाइप। उसमें लेखक का प्रथम नाम, पुस्तक या शीर्षक, शहर का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का वर्ष, प्रकाशक का माध्यम लिखा जाता है पहले तरीके में। दूसरे में अगर बुक है तो बुक में एडिटर का नाम, बुक का शीर्षक लिखा जाता है, एडिटर का नाम, उनका शहर, प्रकाशक, किस साल में पब्लिश हुई और कितने पेजेस उसमें, पेज सीमा है यानी 300 पेज है या 200 पेज है तो उसकी सीमा, और प्रकाशक का माध्यम लिखा जाता है कि हम किस माध्यम में वो, अंग्रेजी माध्यम में या हिंदी या किस भाषा के माध्यम में उसका प्रकाशन किया गया है। उदाहरण के लिए आप देखिए रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। या तो आप पूरी वेबसाइट का नाम लिखें और क्रिएटर का नाम लिखें। दूसरा, वेबसाइट का नाम, संसाधन निर्माण की तारीख और उससे संबंध संस्था और संगठन का नाम लिखें, और प्रकाशन का माध्यम और एक्सेस करने की तिथि। तो इसी क्रम में लिखा जाता है कि साइट का नाम, संसाधन का निर्माण की तारीख, संस्था या संगठन का नाम, फिर प्रकाशन का माध्यम आता है और एक्सेस करने की तिथि आती है। तीसरे क्रम में आता है पेज की तिथि, लेख का नाम, साइट का नाम, संसाधन निर्माण की तारीख और उसके बाद संस्था और संगठन का नाम, लास्ट में वेबसाइट का नाम। तो इस तरह से नाम, प्रकाशक का माध्यम और पहुंच की तिथि, ये तीसरा स्टेप होता है। इस तरह से हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं। भी हम रेफरेंसिंग करें या कोई भी सोर्स की को अपने लेख में उसका उपयोग करें तो हमेशा हमें सटीकता, फॉर्मेटिंग, लेखक और पृष्ठ संख्या का पता होना चाहिए और उसकी दोहरी जांच कर लें कि जो भी हमने मेंशन किया है, जो भी हमने उपयोग किया है, वो सब बिल्कुल सही और सटीक है। और लास्ट में जो हम सूचीबद्ध करते हैं, रेफरेंसिंग बनाते हैं, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, तो वो जो सूचीबद्ध स्रोत है, वो जो हमने पाठ में स्रोत यूज किए दोनों मैच करते हैं। आपके काम को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को, जो भी आपका काम पढ़ रहा है, लेख पढ़ रहा है, उसको आपके द्वारा उपयोग में लिए गए किसी भी सामग्री का मूल स्रोत आसानी से पता चल जाना चाहिए। इस तरह से रेफरेंसिंग की जानी चाहिए कि आप किन किन मूल स्रोतों का उपयोग किया है वो पता चल सके। अब हम गूगल स्कॉलर्स के माध्यम से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गूगल स्कॉलर में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये है कि आपको पेपर का नाम भी नहीं मालूम, रेफरेंसिंग नहीं मालूम, तो आप गूगल स्कॉलर में सिर्फ आपको किस चीज के बारे में
ढूंढना है आप उसके बारे में ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने निकाला एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेंथा अर्बेंसिस, यानी पुदीने की एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज में मेरा रिसर्च वर्क रहा है, तो मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। सो एंटी फर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन, अब आपको मान लीजिए अलग अलग आपको जर्नल में एपीएस स्टाइल में करना है पब्लिश। तो ये जो रेफरेंस है इसमें आप देखिए, ये तो उसका मूल नाम है, टाइटल है पेपर का, पब्लिश ऑथर है एन शर्मा और डी जेकब, जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी और 2001 में पब्लिश हुई थी एल्सेविया में। तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे ये दो इन्वर्टेड कॉमास है, इसको क्लिक करते ही आपके पास ये आ जाएगा किस तरह से आपको साइट करना है। मैं चाहती हूँ कि एपीएस स्टाइल में मुझे चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूंगी, कॉपी करूंगी और जहां भी मुझे पेस्ट करना है मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाता है, एमएलए स्टाइल, एपीएस स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल और वैंकूवर स्टाइल। और यहाँ पे बिबटेक्स लेटेक में कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो एमएलए स्टाइल में आप देखिए शर्मा, निधि एंड जेकब और एंटी फर्टिलिटी इसका नाम आ गया। जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 75वां वॉल्यूम का 75वें एडिशन का पहला वॉल्यूम 2001 और पेज संख्या 5 से 12 में पब्लिश हुआ। एमएलए में ईयर आया है 2001 के बाद, जबकि एपीएम में 2001 आप देख सकते हैं। इसमें 2001 ठीक ऑथर के नाम के बाद ही आ गया है। यहाँ पर वापस ऑथर के नाम के बाद शिकागो स्टाइल में यहाँ पर आया है और यहाँ पे वॉल्यूम का तरीका बदल गया है। हार्वर्ड स्टाइल में पब्लिकेशन का साल 2001 के ब्रैकेट में नहीं है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट में है। और इसमें भी थोड़ा वैंकूवर स्टाइल में भी अलग तरीके से लिखा गया है। तो अलग अलग तरीके से हर स्टाइल में साइटेशन किया गया है। तो जर्नल में लिखा होता है कि हमें एमएलए स्टाइल में चाहिए, एपी चाहिए, शिकागो स्टाइल में रेफरेंसिंग चाहिए, हार्वर्ड स्टाइल में चाहिए, वैंकूवर स्टाइल में चाहिए। तो जो भी स्टाइल में जर्नल की मांग होती है उस हिसाब से हम इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने जर्नल में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर रेफरेंसिंग कर कर पैराफ्रेजिंग और कोटेशन और साइटेशन करके आप अपना साहित्यिक चोरी से बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।